हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको टॉपिक बताएंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेंट्रल प्रॉब्लम बहुत ईजी सा टॉपिक है, बच्चों को बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम? बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम का क्या मतलब है, जो कि मोर और लेस हर इकोनॉमी में लाई करती है। हर इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम है या यूएसए में नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम हर इकोनॉमी के सामने या हर प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, इसका रीजन हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं। तो हमारे पास हमेशा जो रिसोर्स होता है वो स्केयर पड़ जाता है, कम पड़ जाता है कंपैरेटिवली उसकी सप्लाई के। तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उतने से लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करा जाए, और इस ही प्रॉब्लम की वजह से कैसे एलोकेट करा जाए, उसकी वजह से ये तीन प्रॉब्लम अराइज होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डियर व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस खोलने वाली हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये होगा कि यार मैं किस टाइप के प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है ना, कैसे प्रोडक्ट बनाऊं। मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि यार मैं कोल्ड ड्रिंक में जाऊं या मैं क्लॉथिंग में जाऊं या मुझे कॉस्मेटिक में जाना चाहिए। तो मेरे पास सबसे पहला सवाल यही है कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, राइट। ऐसे इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्री है, तो उसको ये डिसाइड करना है कि मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाऊं, मतलब खाने पीने की चीजें, ब्रेड, ये सब बिस्किट्स, ये सब चीजें बनाऊं, या कैपिटल गुड्स बनाऊं, यानी मैं बड़ी बड़ी मशीन्स, ये सब चीजें प्रोड्यूस करूं, राइट। तो मुझे इन दोनों में से डिसीजन लेना पड़ता है कि इन दोनों में से मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। ऐसे एक सिंपल प्रोड्यूसर के सामने भी होता है कि अगर मान लीजिए कि वो उसके पास लैंड लिमिटेड है, अब वो उस पर व्हीट भी उगाना चाहता है और सीरियल्स उगाना चाहता है, तो दोनों नहीं उगा सकता, उसमें से एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो जब उसको ये चूज करना पड़ता है कि यार इन दोनों में से क्या प्रोड्यूस करूं, चाहे वो ये डिसीजन मार्केट में डिमांड देख कर ले, बट हर एक इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम होती है। अब देखो, कोई भी कंट्री, अब जैसे यूएसए और चाइना के बीच में एक समझ लीजिए कोल्ड वॉर चल रही है, तो अब उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि यार इस टाइम हम अपने पास जो मनी है, जो टैक्सेशन है, उससे सिविल प्रोडक्ट्स बनाएं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, ये सब चीजें करें, या फिर वॉर प्रोडक्ट्स में ज्यादा पैसा लगाएं। तो हर समय एक इकोनॉमी के सामने, एक गवर्नमेंट के सामने, एक प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, दैट इज डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, राइट। इस टाइम अगर अमेरिका या ईरान का या अमेरिका और मान लीजिए चाइना का कुछ इशू चल रहा है, तो उनके सामने ये प्रॉब्लम है कि हम किस पर ज्यादा फोकस करें, सिविल प्रोडक्ट्स पर या वॉर प्रोडक्ट्स पर, ठीक है ना। तो वॉर प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा बनाएंगे तो सिविल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम हो जाएगी, और इस टाइम अगर हम सिविल पे ध्यान देंगे और अगर वॉर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा हर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए उसके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करा जाए। एक बात जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया यार मैं क्लॉथिंग बिजनेस में जाऊंगी, चलो फाइनली ये डिसाइड कर दिया कि मुझे क्लॉथिंग बिजनेस करना है, तो मेरा व्हाट टू प्रोड्यूस ओके हो गया। नाउ हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, मतलब मैं किस लेवल के स्केल पर बिजनेस करूंगी, क्योंकि आप देखो डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकती है आपकी, बड़ी फर्म भी हो सकती है और बड़ी फर्म भी हो सकती है। तो मैं कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन करूंगी, यानी लो ऑपरेशन होगा मेरा, या हाई लेवल ऑपरेशन होगा, या मीडियम लेवल ऑफ ऑपरेशन होगा। तो एक बार जब मेरे पास ये डिसाइड होगा कि मुझे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है ये भी इसी क्वेश्चन में डिसाइड करना है। तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास इतना पैसा है, उस हिसाब से मुझे इतना डिसाइड करना है। इस प्रॉब्लम के सॉल्व होते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सेकंड प्रॉब्लम आपके सामने अराइज होगी, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, यार कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब दो तरीके की टेक्निक होती है और ये सब बच्चे जानते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मोर लेबर लेस कैपिटल, लेस कैपिटल मींस लेस मशीनरी, और यहां पर आपके पास मोर मशीनरी मतलब मोर कैपिटल। भाई जैसे पैसा ज्यादा होगा तो आप मशीनों पर ज्यादा डिपेंडेंट होगे, लेबर पे कम डिपेंडेंट होगे। बट क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूं, तो इंडिया में लेबर अबंडेंट क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है, और लेबर यहां पर कंपैरेटिवली चीप मिलता है कंपैरेटिवली मशीनों के। तो मैं यहां पर फॉलो कर लेती हूं, मान लीजिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यूएसए जैसी कंट्रीज की अगर आप बात करेंगे या डेवलप कंट्रीज की बात करेंगे, दे विल फॉलो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि वहां पर मशीनों से ज्यादा काम होता है कंपैरेटिवली लेबर से। आप देखिए यहां पर आपको सर्व करने के लिए शॉपकीपर्स होते हैं जो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। आप बाहर की कंट्रीज में जाएंगे तो वहां वेंडिंग मशीन होती हैं, बस आपने कूपन डालना होता है या टोकन डालना होता है, आपके पास वो ऑटोमेटिकली चीजें निकल कर आ जाती हैं जो आप डिमांड कर रहे हो। वहां पर लेबर पर कम डिपेंडेंसी रखी जाती है। जब फॉरेन बैंक्स हमारी कंट्री में आए थे, इससे पहले हमारे बैंकों में सारा काम फिजिकल वर्क होता था और क्या कहते हैं पेपर वर्क होता था। लेकिन जब फॉरेन बैंक्स आए तो उनकी वजह से ये सब मशीनी काम शुरू हो गए। जमा कराने के लिए भी एटीएम हो गया, विड्रॉ करने के लिए भी एटीएम हो गया आपके पास।
तो ये मशीन्स पर फोकस ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी हम लोग मशीनों पर ज्यादा डिपेंडेंट ना होकर लेबर इंटेंसिव अभी भी हैं। तो चलिए, जब सेकंड सवाल आपके सामने उठा कि ठीक है मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट करना है, कितना प्रोड्यूस करना है ये भी डिसाइड कर लिया, फिर सेकंड सवाल मेरे सामने आया था हाउ टू प्रोड्यूस। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करनी है, यानी ज्यादा लेबर कम मशीनरी। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल ये उठता है भाई किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब आप क्लॉथिंग की बात करेंगे तो क्लॉथिंग में बात करी जाए तो मैं कपड़े जो हैं वो रिच क्लास के लिए बनाऊं या पुअर क्लास के लिए बनाऊं, मतलब लग्जरी टाइप के क्लॉथ, ब्रांड टाइप के क्लॉथ बनाऊं या सिंपल क्लॉथिंग बनाऊं। अच्छा, गर्ल्स के लिए बनाऊं या बॉयज के लिए बनाऊं, पार्टी वेयर बनाऊं या फिर जो है नॉर्मल बनाऊं, फॉर्मल बनाऊं, इनफॉर्मल बनाऊं। तो किसको फोकस्ड होगा मेरा, मतलब मेरा कस्टमर कौन होगा, मेरी पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है, मेरी टारगेट मार्केट कौन है, ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये डिसाइड करने दे कि आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे ये जरूरी नहीं है। अब जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की आप बात करते हैं तो कंज्यूमर, अब कैपिटल गुड्स है, मान लीजिए आप लैपटॉप बनाते हैं, कंप्यूटर आपने डिसाइड करा कि हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। अब कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आपने डिसाइड कर लिया जी लेबर इंटेंसिव टेक्निक से फॉलो करेंगे। तो वो जो कंप्यूटर्स बनेंगे वो किसको फोकस्ड होंगे, एक होते हैं कंप्यूटर्स या लैपटॉप जो कि इंडिविजुअल्स के काम आते हैं, कंज्यूमर जैसे हम जैसे लोग होते हैं वो यूज करते हैं, होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए होते हैं, खासतौर पर अलग तरीके के कंप्यूटर और लैपटॉप जिसमें ज्यादा फिजिबिलिटी, ज्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो वहां पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी टारगेट मार्केट कौन है, यानी हमने किसको जो है वो टारगेट करना है, कौन है हमारे कस्टमर जिनके लिए हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। तो इस सवाल का जवाब तीसरे पार्ट में आ जाता है, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। और ये तीनों हमारे लिए प्रॉब्लम ही है, इतनी आसानी से डिसाइड करना नहीं हो पाता कि यार ठीक है मैं तो क्लॉथ का बिजनेस करूंगी या मैं उसको ऐसे प्रोड्यूस करूंगी। ये तो हमने एग्जांपल दिया तो इतनी आसानी से आप लोगों के लिए कर दिया। तो आपको बहुत ध्यान से इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ता है, एनवायरमेंट को एनालाइज करना पड़ता है, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, सब चीजें एनालाइज करने के बाद ही आप इन 3 चीजों पर जाते हो। और साथ के साथ आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, आपकी वॉन्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपको उस दायरे में रहकर ही इन 3 चीजों के डिसीजन लेने, क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। आई होप दैट सेंट्रल प्रॉब्लम इज ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन है डियर, opportunity cost is a cost of next best alternative foregone. Foregone means sacrifice. तो आप ये कह सकते हो, शायद ही आपने कभी ऐसी कॉस्ट के बारे में पढ़ा हो, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसी कॉस्ट आपको पढ़वाती है, सैक्रिफाइस को भी कॉस्ट बोला जाता है। किसी एक चीज को चूज करने के लिए दूसरी चीज, जिस चीज का आपने सैक्रिफाइस करा, दैट सैक्रिफाइस इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर मैं कहीं पर जॉब कर रही हूं और मुझे 30,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे किसी ने ऑफर किया कि मैम आप हमारे कॉलेज में पढ़ा दीजिए, हम आपको 50,000 रुपए पर मंथ देंगे, ठीक है। मैंने ये वाला पोर्शन जो अपना प्रोफेशन था उसे छोड़ दिया कि मैं खुद टीच करती थी और मैंने किसी के यहां जॉब करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, ये जॉब जो मुझे मिली है या जो 50,000 रुपीज मेरे पास अर्न हो रहा है वो मुझे एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000 हो रहा है। मतलब मुझे 30,000 रुपए को और अपने प्रोफेशन को सैक्रिफाइस करना पड़ा, तब जाके मुझे 50,000 रुपीज पर मंथ मिला। ये किसकी कॉस्ट पे मिला, इसकी कॉस्ट पर। तो 30,000 आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने चूज कर लिया, दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 30,000 रुपए हैं, ठीक है, मुझे डिसाइड करना है या तो मैं फोन ले लूं या मुझे स्कूटी लेनी है, लेट इट बी, ठीक है, मान लेते हैं 30,000 में आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं दोनों में से दोनों चीजें तो ले नहीं सकती, मुझे एक सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, तो मान लेते हैं कि मैंने स्कूटी ले ली, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग फोन ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने स्कूटी ले ली, तो यहां पर मुझे स्कूटी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, क्योंकि दोनों ही मेरी रिक्वायरमेंट थी। मैंने जिसको सैक्रिफाइस करा तो फोन मेरी यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो
तो बहुत सिंपल सी बात है डियर कि यहां पर इसको भी कॉस्ट माना जाता है जिसको आप सैक्रिफाइस करते हो, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइस या फॉरगॉन, जो ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ दिया, दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम में ये बहुत बार आता है। डेफिनेशन इतनी सी है, समझ भी आ गया जी, जो सैक्रिफाइस होता है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। समझाएंगे कैसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल जितने दे सकते हैं उतने दीजिए। और एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक हमने ये दिया, एक आपको ये दिया। अब मान लीजिए कि मेरे पास 50 एकड़ लैंड है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसमें 3 चीजें करना चाहती हूं। मैं इसमें अपने लिए बिल्डिंग बनाना चाहती हूं, जिसको मैं अगर रेंट पे चढ़ा दूं तो 30,000 रुपए पर मंथ मेरे पास रेंट आएगा, ठीक है। फिर मैं इसमें फार्म हाउस जिसमें मैरिजेस वगैरह हो सके, उससे मुझे 70,000 रुपए पर मंथ की कमाई होगी, ठीक है। या फिर मैं इसमें जो है फार्मिंग कर लेती हूं और वो प्रोड्यूस मेरा 50,000 रुपए में बिक जाएगा पर मंथ, मान लेते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ऑल्टरनेटिव है। अब मेरे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि मैं तीनों चीजें कर सकती हूं। मुझे इन तीनों में से कुछ एक चूज करना पड़ेगा, बाकी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में देखूं तो मेरा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव मुझे ये लग रहा है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे मुझे ये, थर्ड नंबर पे ये। तो इसकी तो इंपॉर्टेंस अभी हट गई। 2 ऑल्टरनेटिव आपके सामने, टॉप 2 ऑल्टरनेटिव। तो मैंने ये वाला चूज करा, फार्म हाउस बनाया। तो मैंने फार्म हाउस बनाया तो मुझे फार्मिंग को सैक्रिफाइस करना पड़ा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फार्म हाउस भी बन गया और फार्मिंग भी हो रही है। तो मैंने फार्म हाउस बनाने की कॉस्ट, फार्मिंग की कॉस्ट पे फार्म हाउस बना लिया, ठीक है ना। मतलब मैंने जो प्रॉपर प्रोड्यूस करना था, मुझे उस पर प्रोड्यूस करके जो सामान बेचना था, उसकी कॉस्ट पे मैंने ये करा। तो जब आप कोई भी चीज सैक्रिफाइस करते हो, जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसे वाली चीज ही आप चूज करेंगे। दैट डिपेंड अपॉन योर विशेस कि आपने क्या चीज चूज करी, जो भी आपकी अकॉर्डेंस से फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हो। अब मान लीजिए फार्मिंग में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तो ये मेरा पहला ऑल्टरनेटिव है। दूसरा मैं फार्म हाउस बनाना चाहती हूँ, तीसरा ये। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट, जो भी आपने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव चूज करा और उसके बिल्कुल साथ वाला जो ऑल्टरनेटिव आपकी जो प्रेफरेंस में था, जिसको आपने फॉरगॉन किया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल अबाउट। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं डियर, बहुत सारे। एक फार्मर है, उसके पास लैंड है, वो राइस उगाना चाहता है, सीरियल उगाना चाहता है। अब वो राइस उगाता है, तो राइस उगा तो रहा है, वो उसे बेच भी रहा है, लेकिन सीरियल्स की कॉस्ट पर। तो दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सिंपल सी बात होती है कि आप एक चीज को सैक्रिफाइस करते हो तो दूसरी चीज आपको मिलती है। तो जिस चीज को आपने सैक्रिफाइस करा, दैट सैक्रिफाइस अमाउंट, दैट सैक्रिफाइस थिंग्स इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको इस टॉपिक का सेंट्रल प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों ही बहुत आराम से समझ में आए हों। एग्जाम्पल्स भी हमने आपको काफी सारे दिए। आप बुक में से पढ़ेंगे, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमें पता है कि अगर आपको अच्छी लगेंगी तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यार आप लोगों का एक शेयर, आप लोगों का एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शायद आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोगों के लिए एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक, एक एक शेयर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे, आपको लगे कि इससे बेनिफिट हो रहा है, तो अपनी तरफ से हमें मोटिवेट करने के लिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।